नमस्ते। आज मेरे साथ फिर एक बार श्याम मानव साहब हैं। हम लोगों ने अभी तक इस पे 2 बार चर्चा कर चुके हैं, जहाँ बाबा लोगों का मतलब बहुत अफ़सोस और दुःख होता है, जहाँ किसी भी धर्म के बाबा, मौलवी ये लोग किस तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं और किस तरह से आम आदमी का शोषण करते हैं, उस पे हम 2 बार बात कर चुके हैं। आज थोड़ा एक बात और कर लें, ये जो ज्योतिष शास्त्र का सच है, आप श्याम जी आज थोड़ा उस पे आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड दर्शकों को एक बार इसलिए बता दूं। मतलब ये आश्चर्य की बात थी, इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी स्टोरी की थी। भारत के जो पूर्व मतलब एक समय सिविल एविएशन मंत्री थे प्रफुल्ल पटेल जी, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष थे। उस समय कुशल दास उसके जनरल सेक्रेटरी थे, और एक क्रोशियन कोच था, इगोर स्टिमेक एक क्रोशियन कोच था इंडियन फुटबॉल टीम का। और पिछले साल एशियन कप के क्वालिफायर खेले जा रहे थे। मतलब एशिया कप में कौन कौन खेलेगा उसके लिए क्वालिफाइंग था। भारत की टीम में ये सुन के अजीब ताज्जुब वाली बात है, जो क्रोशियन कोच था उसका कहना था उसको एक असिस्टेंट कोच की जरूरत थी। उसकी जगह ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है, उसने एक ज्योतिषाचार्य जी को कर दिया, भूपेश शर्मा जी। और ये ऑन रिकॉर्ड है, जब भूपेश शर्मा जी को 2 महीने के लिए 12 से 15 लाख रुपए दिए गए, और हर मैच से पहले वो एक लिस्ट जो प्लेयर थे उनकी भेज दी जाती थी। फिर शर्मा जी उसमें जो हमारे ज्योतिषाचार्य थे वो टिक करते थे, आज ये प्लेयर को खिलाओ, आज इनका ग्रह ये है, नक्षत्र ये है, ये अच्छा खेलेंगे, खराब खेलेंगे। और मेरी जितनी जानकारी, शायद अकेला देश है जहां टेक्निक से कोई मतलब नहीं था, परफॉर्मेंस से नहीं, केवल ज्योतिष और बर्थ चार्ट। मैं उस पक्ष पे बाद में आऊंगा कि आप उनके पर्सनल उसको भी शेयर कर रहे थे, जो गैर कानूनी बात है। लेकिन एक ऐसा देश जहां पे आप नेशनल 2022 और 23 में आप नेशनल फुटबॉल टीम का सिलेक्शन ज्योतिष के उस पे कर रहे हैं। मैं एक और चीज एक डिस्क्लेमर कर दूं, जीवन में मैं भी 2-4 बार जरूर रूबरू हुआ हूं ज्योतिषों से। घर में या कहीं परिवार में गया, ज्योतिष है, एक कौतूहल होता है कि भाई जरा देख लो, वो सबका देख रहा है तो हमारा भी देख लीजिए क्या है आगे। तो ज्योतिषी जी हरदम अच्छा बताते हैं। अब श्याम जी, पहली चीज ये कि ये कैसे हो सकता है, एक ज्योतिष कैसे डिसाइड करेगा कि कौन टीम में खेलेगा कौन नहीं खेलेगा? नमस्ते जी। इसमें और एक बात आपके कथन में ऐड कर दूं कि जो मैच हुआ था अफगानिस्तान के साथ में, उसमें 2 ऐसे खिलाड़ियों को रद्द किया गया था कि जो बहुत अच्छे खेलने वाले थे, क्योंकि उनका उस दिन अच्छा दिन नहीं था। इसलिए ये सभी जो प्रकार अपने देश में चल रहे हैं, जैसे नई सरकार आई है, अपने आप को वो हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, संस्कृति की रखवाली सरकार कहती है, उसने ज्योतिष को बहुत बढ़ावा दिया है। पहली बार जब अटल बिहारी जी का उनके काल में पंतप्रधान मंत्री बने, उनके काल में मुरली मनोहर जोशी जी ने ये ज्योतिष विषय लाया था, और सभी स्कूल कॉलेज, खास कर कॉलेजेस में डिग्रियां शुरू की थी, बीए की डिग्रियां, एमए की डिग्रियां और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी शुरू किए थे। महाराष्ट्र में वो शुरू नहीं हो पाए, क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर यूनिवर्सिटी में सही माने में इसका निर्णय हो चुका था, लेकिन उसके खिलाफ हमने बहुत कड़ा आंदोलन किया और उसका परिणाम ऐसा हुआ कि उन्होंने वो निर्णय रद्द कर दिया था। आपने कहा कि आपका ज्योतिष के साथ में 1-2 बार रूबरू हुए आप। मेरी बात अलग है, मैं बचपन से ज्योतिष को बहुत मानते आया हूं। एक जमाने में मेरे कॉलेज के जीवन में मैं खुद ज्योतिष लोगों का बताता था, भविष्य कथन करता था, क्योंकि उन दिनों में मुझे इन पर विश्वास था, इन सब चीजों पर विश्वास था। लेकिन उसी अभ्यास से मेरी एक गलतफहमी पैदा हुई, क्योंकि उसके पहले मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, और मैं इतना जानता था कि साइंस में कुछ नियम होते हैं, और उस नियम जो होते हैं वो नियम ही होते हैं, उसमें कोई अपवाद नहीं होते। और जब मैंने हस्त सामुद्री का अभ्यास करना शुरू किया तो मुझे लगा मुझे ज्यादा अच्छा इसका अध्ययन करना चाहिए। इसलिए मैंने एक किताब के बाद में 3-4 बड़े बड़े शास्त्रियों की किताबें खरीदी, और मेरे ध्यान में आया कि इन चीजों में एक दूसरे का कोई भी एक मत नहीं, यानी बड़ी चीजों के बारे में भी एक मत नहीं। ये कैसा शास्त्र हो सकता है? वहां से मेरे मन में एक शंका निर्माण हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास कायम था। मेरे कॉलेज के जीवन में मैंने इसे छोड़ दिया था, इसका एकमात्र कारण था
कि मैं हमेशा लोगों को तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाई आने वाली है, एक आधा एक्सीडेंट हो सकता है, जरा संभल के रहो, 6 माह में एक एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है, ऐसी बातें कहता था। और वैसा एक प्रसंग हुआ एक साइकोलॉजी की लड़की के बारे में। और साइकोलॉजी के जो लोग थे, मेरे सब पहचान के मित्र और लड़के लड़कियां, उन्होंने मुझे समझाया था कि ये फैटल सजेशन है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो केवल इसलिए मैंने अपने आप को रोक दिया था क्योंकि मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति था अंदर से, इसलिए किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन उन दिनों में मुझे इस शास्त्र पर विश्वास था। जब मैं इस विषय में आया, खासकर कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, तब मेरे ध्यान में जो चीजें आई वो पहले मेरे सामने, आपके सामने मैं रखूंगा, सभी लोगों के सामने रखूंगा। ये जो शास्त्र है कम से कम 5000 सालों से पूरे दुनिया को मालूम है। यानी जैसे जैसे हमारे ग्रह गोलों का अभ्यास बढ़ते गया, ये अभ्यास क्यों बढ़ा? जैसे जैसे इंसान दो जगह पर लंबा प्रवास करने लग गया, जैसे समुद्र में प्रवास करने लग गया। अब वो केवल दिन में प्रवास करेगा, सूरज को देखकर अपनी दिशा तय करेगा, ये तो संभव नहीं है। बाकी के 12 घंटे भी उसको प्रवास करना है। चांद उसको हमेशा साथ नहीं देता है, इसलिए उसने ग्रह गोलों के आधार पर अपनी दिशा तय करने के लिए ग्रह गोलों का अध्ययन करना शुरू किया। सेम चीज हुई रेगिस्तान में। रेगिस्तान में ज्यादा प्रवास किया जाता है, ट्रेवल किया जाता है, वो रात के समय में ज्यादा किया जाता है क्योंकि दिन के समय में इतनी अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो रात के समय में ये ट्रेवल करने के लिए, एक दिशा निर्देश करने के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में वही चीज होती है कि आप किसी आधार पर, यानी एक पेड़ के आधार पर, एक पहाड़ के आधार पर, ऐसे किसी चीज के आधार पर अपना दिशा तय नहीं कर सकते हो, रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां भी यह अभ्यास बढ़ा। तो ग्रह गोलों का अभ्यास बढ़ने का एकमात्र कारण था इंसान की जरूरत थी। धीरे धीरे इसके आधार पर भविष्य कथन की परंपरा निर्माण हुई। क्लॉडेमस प्लोटेमस नामक एक ग्रीक ज्योतिषी था, उसके आधार पर बहुत यूरोप की दुनिया में, यानी ग्रीस कल्चर है, रोमन कल्चर है, प्लेटोमियन कल्चर है, इन कल्चर्स में यह बात फैली। बेबीलोन भी उसमें है। इधर भारत में होराशास्त्र नाम का एक किताब था, ये किसने लिखा किसी को पता नहीं है। और इसके आधार पर पूरे एशिया में, भारत में, चीन में, नेपाल में और बाकी भी एशिया के देशों में ये चीज फैलते गई। अब ये चीज जो 5000 सालों से चलते आ रही है, इसके बारे में कई बार बीच बीच में अलग अलग ढंग के विचार आए हैं, नहीं आए ऐसे है, नहीं है। लेकिन जनरली 16वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक हर ज्योतिषी जो था, जो ग्रहोगोलों का अभ्यास करता था, वो हर व्यक्ति भविष्य कथन करता था। अब ये भविष्य कथन की परंपरा कैसे निर्माण हुई? हर बड़े राजा के पास में कोई ना कोई ज्योतिषी होता था, जिसे गणितज्ञ उन दिनों में कहा जाता था। आगे चलकर उसको एस्ट्रोलॉजर कहा जाने लग गया। ये एस्ट्रोलॉजर जो होता था वो गणित के आधार पर राजा का भविष्य बताता। अब राजा ने भविष्य बताने वाले ज्योतिष को पूछा कि मुझे सामने के राजा के साथ में युद्ध शुरू करना है, तो कब मैं शुरू? ये मुहूर्त निकाल कर दिए। मुहूर्त निकाल कर देने के बाद में इनका युद्ध शुरू हुआ। अब एक राजा ने युद्ध शुरू किया, दूसरे राजा ने उसी समय उसको लड़ना पड़ा। अब दोनों राजा के भविष्य कथन करने वाले भविष्यवेत्ता हैं। अब उनके सामने यह सवाल आया कि यह हार क्यों, जीत क्यों होती है? अगर ये मुहूर्त पवित्र है तो दोनों राजा का विजय होना चाहिए। एक का विजय होता है, दूसरे का पराभव होता है। तो उसके लिए उन्होंने आधार ढूंढने शुरू किए और इस यहां तक पहुंचे कि राजा का जन्म स्थल के समय, जन्म के समय जो कुछ ग्रहगोल स्थिति होती है, उसका सही माने में अच्छा या बुरा परिणाम होता है। और इस आधार पर इस कुंडली लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। नहीं तो पहले कथन किया जाता था, जो अभी की स्थिति है उसके आधार पर कथन किया जाता था। लेकिन जब एक समान स्थिति में, समान समय में एक का पराजय होता है, दूसरे का विजय होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में ये जन्म तक चले गए और फिर जन्म के आधार पर जन्म कुंडली रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी ये जन्म कुंडली के लिए हमें क्या चाहिए? केवल जन्म स्थल, जन्म का समय, समय का मतलब तिथि आ गई, उसमें समय भी आ गए। ये दो चीजें मिल गई कि उसके आधार पर यह कुंडली तैयार होती है। ये कुंडली पर कितने ग्रहों का प्रभाव होता है? परंपरागत हमारे 9 ग्रह है।
अब ये जो नवग्रह यानी इसका आधार कितना आधारभूत है ये देखने के लिए मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। अभी ये ग्रह याद रखना बहुत आसान है। हमारे जो 7 दिन के 7 वार है वो 7 ग्रह है, यानी सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। ये हो गए हमारे कुंडली के ग्रह, और उसमें 2 जोड़ दीजिए, राहु केतु, 7 और ये 2 9 हो गए। अब इसमें से जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं? अभी इसमें होता है मंगल होता है, बुध होता है, गुरु होता है, शुक्र होता है, शनि होता है। ये केवल 5 ग्रह होते हैं। रहा सवाल रवि। रवि यानी सूरज। सूरज ये ग्रह नहीं है, तारा है। और तारा और ग्रह ये केवल नाम नहीं है। तारा वो होता है, वो स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं ऊर्जा बाहर फेंकता है, प्रकाश बाहर फेंकता है, और उसके इर्द गिर्द प्रकाश बाहर न फेंकने वाले, ऊर्जा बाहर न फेंकने वाले जो गोले घूमते रहते हैं उनको ग्रह कहते हैं। इसलिए ये केवल शब्द नहीं है, कंसेप्ट है। इसलिए किसी भी स्थिति में हमारे कुंडली में जो रवि को हम ग्रह कहते हैं वो ग्रह कह नहीं सकते। फिर रहा सवाल शनि का, यानी सोम का। सोम यानी चंद्र। अब सोम ये जो चंद्र है ये ग्रह है कि उपग्रह है? अभी 1986 में धुलिया में अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन लगा था। उसके पहले हमने बहुत जन आंदोलन वहां पर खड़ा किया था। तो हमने सब स्कूल के बच्चों को ये सिखा दिया था, और जो भी ज्योतिषी आता उसको ये सवाल पूछा जाता कि भाई ये चंद्र है, ग्रह है कि उपग्रह है? बच्चे पूछते थे, और बच्चे पूछने के बाद में ज्योतिषी बोलते थे ये ग्रह है। ये सवाल पत्रकारों ने फिर उनके सामने रखा। ज्योतिष महासम्मेलन का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनके सामने रखा। उन्होंने कहा कि ये ग्रह है कि उपग्रह है ये हम हमारे परिषद में तय करेंगे। अभी ग्रह और उपग्रह ये कंसेप्ट ही अलग है। सूरज के इर्द गिर्द जो घूमता है वो ग्रह है, प्लेनेट है, और उसके इर्द गिर्द जो घूमता है, प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है, वो सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। अब ये कंसेप्ट में का फर्क भी इनको मालूम नहीं। यानी इनके 9 ग्रहों में से केवल 5 ग्रह हैं, राहु केतु नाम के कोई भी ग्रह नहीं है। अब पहले ऐसा माना जाता था कि राहु केतु नाम के जो एक सांप होते हैं वो सूरज को निगलते हैं, चांद को निगलते हैं, इसलिए ग्रहण लगता है। फिर ये कल्पना आई कि ये राक्षस है या सांप है, राक्षस भी निगलते हैं। क्योंकि चांद को ग्रहण कैसा लगता है, सूरज को ग्रहण कैसा लगता है, इसकी जानकारी आजकल हम सबको प्राप्त हुई है। जब ये 3 गोले हैं, सूरज, चांद और पृथ्वी, ये पृथ्वी अगर बीच में आती है और सूरज का प्रकाश अगर पृथ्वी को अड़ जाता है, एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो चांद को ग्रहण लगता है, यानी चांद पर छाव पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं कि चांद को ग्रहण लगी। अगर बीच में चांद आ गया, इसलिए हम सूरज को देख नहीं पाते, तो हम कहते हैं सूरज को ग्रहण लग गया। हालांकि सूरज को ग्रहण नहीं लगता है, ग्रहण वैसे देखा जाए तो पृथ्वी पर छाव आती है, इसलिए हम देख नहीं पाते। तो कहने का मतलब ऐसा है, इसकी जानकारी हमें मिलने के बाद में इन लोगों ने अपने आप में सुधार किया। उन्होंने कहा कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। कहने का मतलब ऐसा है कि पृथ्वी मध्यवर्ती है, और ये मध्यवर्ती के इर्द गिर्द चांद घूम रहा है, और ये जो चांद घूम रहा है इसके साथ में सूरज घूम रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को छेद देते हैं। उस छेदन बिंदु को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहते हैं कि ग्रह यानी 2 ग्रह, एक राहु दूसरा केतु। अब इसमें बात ऐसी है कि इन लोगों को इसमें अंतर कितना है इसकी भी जानकारी नहीं। पृथ्वी से चांद अगर हम मान ले 1 फीट डिस्टेंस पर है, तो सूरज 385 फीट दूरी पर है। अब आप ध्यान में रखिएगा कि सेंटर एक ही है, पृथ्वी है, उसके इर्द गिर्द अगर चांद घूम रहा है 1 फीट अंतर से, और 385 फीट उस अंतर से अगर सूरज घूम रहा है, तो ये दोनों की कक्षा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाती है। ये भी ज्ञान इन लोगों को नहीं है, आज भी नहीं है। जब हमारी पत्रिका ये लगाते हैं, तब कुंडली लगाते हैं, तब। कहने का मतलब ऐसा है कि पूरी तरह से एक अज्ञान के आधार पर यह शास्त्र खड़ा है। यह शास्त्र को इतना बड़ा आधार क्यों माना गया, या फिर इसको इतनी प्रतिष्ठा क्यों प्राप्त हुई, वो भी हम समझ लेंगे। क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े गणितज्ञ थे, सभी के सभी ज्योतिषी थे। यानी एरिस्टोकर्स ऑफ सेमोस, ये ग्रीक बहुत बड़ा गणितज्ञ था। उसने कहा था कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है,
उसकी बात को स्वीकारा नहीं गया, क्योंकि टोलेमस प्लोडेमस बाकी के ज्योतिषियों ने जो कहा था, या फिर बड़े बड़े ज्योतिषियों ने जो कहा, टॉलेमी था एक बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ था, टॉलेमी ने कहा था कि नहीं, पृथ्वी जियोसेंट्रिक है और उसके इर्द गिर्द सभी सूरज से लेकर सब घूमते हैं, तो उसके बात को नकारा गया। लेकिन वो भी ज्योतिषी था, टॉलेमी भी ज्योतिषी था। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में हमारे भारत का, जिसके नाम से हमने उपग्रह भेजा है, ये इतना बड़ा व्यक्ति, उसने 5वीं शताब्दी के आखिरी में कहा था कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी अपने इर्द गिर्द घूमती है, यानी अपने भी इर्द गिर्द वो घूमती है। ये दोनों बातें कहने के बाद में उसको इतने, यानी उसके बारे में इतना बुरा कहा गया, क्या क्या कहा गया, उसकी खिल्ली उड़ाई गई, उसकी मजाक उड़ाया गया। वो उसको सवाल पूछे गए कि भाई, ये बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, प्रवास कर कर आते हैं, इतना ट्रेवल कर कर आते हैं, चाइना से आते हैं, कहां कहां से आते हैं, अगर पृथ्वी गोल होती तो ये लोग घसर जाते, कभी भी पहुंच नहीं पाते। दूसरा ये सवाल पूछा गया कि सुबह सुबह पंछी आसमान में उड़ता है, फिर आसमान में उड़ने वाला पंछी रात को अपने घर वापिस आता है, अगर पृथ्वी घूमते रहती तो उसको अपना घर कैसे प्राप्त होता। अब उस जमाने में आर्यभट्ट इस सवालों का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि ग्रेविटी की हमको कल्पना नहीं थी, और ये पृथ्वी के गोले के साथ में पूरा 200 किलोमीटर का वातावरण भी घूमता है, इसकी हमको कल्पना नहीं थी, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इन चीजों को गणित के आधार पर कहने वाले ये लोग थे। ये आर्यभट्ट भी बहुत बड़ा ज्योतिषी था। 16वीं शताब्दी में ब्रूनो कोपरनिकस, इन्होंने ये बातें कही कि पृथ्वी गोल है, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उनको बहुत बुरी तरह से उनके हाल किए गए, गुरुओं को तो जलाया गया, कोपरनिकस के भी बहुत हाल हुए। उसके बाद में गैलीलियो, जिसका नाम हम सभी जानते हैं, बड़े पैमाने पर जानते हैं, गैलीलियो के पास में दूरबीन भी थी। उसने गणित के आधार पर यह कहा कि पृथ्वी गोल है और वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। उसने अपना ग्रंथ लिख कर रखा, लेकिन 10 साल तक वो प्रकाशित नहीं कर पाया, क्योंकि बाइबल में यह कहा गया था कि पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, मध्यवर्ती है, और इसके इर्द गिर्द सूरज से लेकर हर ग्रह घूमते हैं। तो उसके खिलाफ यह मत था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि 2 लोगों का क्या हाल हो चुका है उसको पता था। लेकिन उसी का मित्र, उसके साथ में पढ़ा लिखा मित्र जब पोप बना वेटिकन सिटी का, तो उसको लगा कि इसको भी वही एजुकेशन प्राप्त हुआ है जो मुझे प्राप्त हुआ है, और उसने अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। लेकिन पोप कभी किसी का मित्र नहीं होता है। गैलीलियो के भी वही हाल किए गए, और गैलीलियो को यह लिख कर देना पड़ा कि सूरज जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। तब उसका एक शिष्य मिलने आया था, तब उसने कहा था कि मैंने लिख के दिया है, लेकिन सूरज कोई मेरा सुनने वाला नहीं, पृथ्वी कुछ मेरी सुनने वाली नहीं है, पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहेगी और अपने आसपास भी घूमते रहेगी। ये बात उन्होंने कह दी थी। अभी जाकर कई सालों बाद इसके बारे में उनका ये मत नकारा गया, यानी अपने जो चर्च ने उनसे लिखवा लिया था उसके लिए चर्च ने माफी मांगी है। तो ये बातें होते रही है। लेकिन गैलीलियो भी कुंडली लगाता, और उसी कुंडली से एक बड़ा बवाल उठा। ड्यूक फर्डिनांड नाम का यूरोप में एक बहुत बड़ा राजा था, वो बीमार पड़ा। तब तक गैलीलियो का नाम पूरे यूरोप के यूनिवर्सिटीज में एक बहुत बड़ा गणितज्ञ कर बहुत ही फेमस था, और इसलिए उनको पूछने के लिए आए कि भाई कहा इनके बारे में क्या आपका राय है, क्योंकि वो बीमार है। और तब उन्होंने कहा था ये दीर्घकाल जिएगा, ये भविष्य कथन करने के बाद में 15 दिन के अंदर वो मर गए। अब गैलीलियो कैसे गलत हो सकता है, इसका यूरोप के काफी यूनिवर्सिटीज में स्टडी हुआ, उनके मृत्यु के बाद में भी होता रहा, और उसमें से एक निष्कर्ष निकला कि उनका गणित गलत नहीं था, उनका भविष्य कथन जो था वो गलत था। तो ये ग्रहगोलों का अभ्यास सही होता है, लेकिन उसके आधार पर जो भविष्य कथन किया जाता है वो शायद गलत होता है। ये मान्यता पनपते गई, और 19वीं शताब्दी तक ये स्थिति आई कि जो भी एस्ट्रोलॉजर है, यानी पहले एस्ट्रोनॉमर ही उसको कहा जाता था, जो ग्रहगोलों का अभ्यास करता है, उस अभ्यास को एस्ट्रोलॉजी, ये स्वतंत्र नाम दिया गया, जिसको हम खगोल तंत्र कहते हैं, और दूसरा विषय बना भविष्य कथन करने वाला एस्ट्रोलॉजी। ये 2 भेद हो गए। 20वीं शताब्दी में यहां तक स्थिति आ गई, अगर कोई भविष्य कथन करने वाला व्यक्ति अगर
गणित का अभ्यास करता है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता था। लेकिन अगर गणित का अभ्यास करने वाला कोई व्यक्ति है और वो भविष्य कथन करता है तो उसको कभी भी एस्ट्रोनॉमी के फेलोशिप नहीं मिलते थे, उसके क्लब का सदस्यत्व नहीं मिलता था, यानी उसको एक बायस व्यक्ति माना जाता था, साइंटिस्ट नहीं माना जाता था। यह स्थिति आज भी कायम है। इसलिए हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी यह विषय परफेक्ट साइंस है, दुनिया का पहला साइंस है जो एस्ट्रोलॉजी में से ही निकला है। वो इतना परफेक्ट है कि आज हमारा यान, चंद्रयान, चांद पर गया, वहां की पूरी जानकारी हम तक भेजते आए। इतना ही नहीं तो अमेरिका का यान चांद पर इंसानों को लेकर गया, वो इंसानों को वापस लेकर आया। इसमें अगर 1% भी किसी एंगल की गलती होती है, डिस्टेंस के बारे में कुछ गलती होती है, तो भी हम वहां कभी पहुंच नहीं पाते हैं। इतनी एक्यूरेसी हमने प्राप्त की है। तो हमारे भविष्य कथन करने की प्रक्रिया में ये दो चीजें हो गई। उसमें का जो साइंस था वो पूरी तरह से अलग निकाला गया। लोग हमेशा सवाल पूछते हैं कि पंचांग में होता है, फिर वो क्या होता है? पंचांग में आज सूरज उगेगा ये बात कही जाती है, वो एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा है। आज का दिन कब डूबेगा ये कहा जाता है, ये एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा है। कब ग्रहण लगेगा, सूरज का ग्रहण कब लगेगा, चांद का ग्रहण कब लगेगा, ये एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा है। इसमें इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि 5000 साल बाद किस समय में किस सेकंड को यह ग्रहण शुरू होगा और किस सेकंड को यह खत्म होगा, यहां तक एक्यूरेसी आज हमको इसके बारे में प्राप्त हो चुकी है। लेकिन यह शुभ समय है, यह अशुभ समय है, ये बातें जो कही जाती है ये पूर्णतः अनसाइंटिफिक है, इसको कोई आधार नहीं है। शुभ समय, अशुभ समय से लेकर फिर भविष्य कथन की पूरी बातें हैं, इसको कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। इसलिए भविष्य कथन के आधार पर अगर किसी भी प्लेयर्स का चुनाव होता है, ये उसका सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि ये उसके कौशल के आधार पर उसका चुनाव नहीं होता है। ग्रह गोलों की स्थिति के आधार पर ऐसे चुनाव करना यानी सीधे सीधे उन लोगों की ठगी करना है, उन लोगों का विश्वासघात करना है, उनका अपमान करना है। और ये जो 14-15 लाख रुपए या 12-15 लाख रुपए उनको दिए गए हैं, इसके बारे में मैं ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्योतिषी बहुत कमाते हैं। मैं कई बार टीवी शो में इनके साथ में गया हूं, वो मुझे चुपके से कोने में लेते थे और बोलते थे, क्या मानव साहब आप हमको 25 लाख रुपए का प्राइस देने की बात करते हो, क्योंकि मेरे संगठन का 25 लाख रुपए का तो प्राइस था, 30 लाख रुपए का प्राइस है। अगर कोई भी भविष्य कथन करेक्ट है, ये सिद्ध कर देगा, उसके लिए चैलेंज है, मैं पहले आपके सामने रख दूं ताकि आपकी यह सबको कल्पना भी आ जाए। हम 20 कुंडलियां देंगे एक बार में। ये 20 कुंडलियों के आधार पर जो चीजें जांच सकते हैं, ऐसी चीजों का भविष्य कथन करना है। जैसे कि हम जांच सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट हुआ कि नहीं, इसको कोई गंभीर बीमारी है कि नहीं, इसकी शादी हुई कि नहीं, इसे बच्चे हैं कि नहीं, कितने बच्चे हैं, या फिर ये नौकरी कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है। जो चीजें हम जांच सकते, स्वभाव के बारे में नहीं, क्योंकि स्वभाव के बारे में कोई निश्चित नहीं होती। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। जहां निश्चित ही है, ऐसी कोई भी 5 बातें ज्योतिषी चुने, 20 कुंडलियों के आधार पर कहे। अगर 90% पहली बार करेक्ट रहते हैं तो भी दूसरी बार ये चुनाव उनको पारित करना पड़ेगा, यानी फिर से चुनौती स्वीकारनी पड़ेगी। 2 बार 20 कुंडलियों के आधार पर अगर लगातार 90% वो करेक्ट कहते हैं तो उनको सीधा सीधा अभी 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज है, वो मिलेगा। आज तक इतने सालों में, मैं 41 सालों से काम कर रहा हूं, एक भी ज्योतिषी आह्वान स्वीकारने के लिए आगे नहीं आया। केवल एक आया था, अशोक तोमर, वो भी 1987-86 की बात। वो अशोक तोमर एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई में चलाता था। उसकी एंट्री फी तब 3000 रुपए थी। मैं 85-86 की बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट मुंबई में थी। नासिक में उसके साथ में हमारा पाला पड़ा, उसने आह्वान स्वीकारा। उसका दावा था कि मैं 90% करेक्ट कह सकूं, लेकिन वो केवल 26% सही कह पाया और उसका बहुत बड़े पैमाने पर पराभव हुआ, सभी पत्रकारों के आगे हुआ। वो बहुत डिटेल्स में मैं यहां सामने नहीं रखूंगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी ज्योतिषी आह्वान स्वीकारने के लिए आगे नहीं आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सच नहीं निकलता है। कुछ बातें सच निकलती है, कुछ बातें सच नहीं निकलती है, और इसी के आधार पर इनका चलते रहता है। जी, मैं श्याम भाई साहब एक और चीज बता दूं। मैं जब
पढ़ रहा था तो मेरे साथ के मेरा एक मित्र था, फिर बाद में सिविल सर्विसेज में हो गया, बड़े पद पे रहा। उसको एक दूसरे कारणों से करता था। अब इस सब में सार्वजनिक करने में कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं लूंगा। उसकी स्पेशलाइजेशन था लड़कियों का। उसका कहना था कि लड़कियों का इसी बहाने में हाथ पकड़ने को मिल जाता है। और उसके दो तीन जुमले थे कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसका उतना फल आपको नहीं मिलता है। तो उसका कहना था कि जो आलसी सालसी व्यक्ति है उसको भी लगता है मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मुझे फल नहीं। दूसरा वो कहता था कि आप बहुत शाखर्च हैं और आप तो दुनिया का सबसे कंजूस व्यक्ति भी अपने को बहुत शाखर्च मानता है। फिर वो एक लास्ट उसका होता था जो उसका मतलब वो था सबसे हाईएस्ट पॉइंट कि सिर में चोट लगी थी तो 50% कभी-कभी भाई किसी को बचपन में लग सकती है, और अगर किसी ने कहा नहीं तो फिर कहता था कि लग सकती है जरा ध्यान से अगले 6 महीने। तो वो एक कैवेट टाइप करके, और वो उसका हम लोगों से ये कहना था कि हम इसको इसलिए क्योंकि इसी बहाने लड़कियों के हाथ पकड़ने को मिल जाता है। खैर, मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, इसका एक पक्ष और है, जैसे वो इंडियन फुटबॉल वो उपाय भी बताते हैं, मतलब जो दवा भी बताते हैं। आपका पहले रोग बताते हैं, ये सारे ज्योतिषी लोग कि फलाना पन्ना पहन लोगे, फिर ये पहन लोगे, फिर क्या पहन लोगे, क्या नहीं करोगे। वो उपाय का मतलब यहाँ तक तो ठीक है, गणना आपने बता दी, वो समझ में आता है, ये सारी। लेकिन ये उपाय जो रत्न और इसके बीच का संबंध, ये थोड़ा सा इसको भी एक प्रकाश डाल देते हैं, फिर हम लोग क्योंकि लंबे विषय हैं, इसको धीरे-धीरे। जी, आपने जो कहा कि ये, हाँ, आपने जो कहा कि इसकी विशिष्ट भाषा होती है, तो ये ज्योतिष शास्त्र का अभ्यास करते समय मैंने जो गांव-गांव घूमने वाले ज्योतिषी होते हैं, अलग-अलग नाम है इनके, हमारे यहाँ जोशी कहते हैं उनको। तो ये जो गांव-गांव घूमने वाले ज्योतिषी होते हैं, उनकी भाषा बहुत ही विकसित होती है। यानी उनकी भाषा के लपेटे में सब लोग आ जाते, इस ढंग की उनकी भाषा होती है। तो उस भाषा का भी हमने बहुत अच्छे ढंग से अभ्यास किया है। सही माने में वो जो लॉ प्रोबेबिलिटी होती है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। अब लॉ प्रोबेबिलिटी क्या लास्ट टाइम हमने देखा, लेकिन जो लोग नए से सुन रहे हैं उनको केवल कल्पना दूंगा कि एक औरत है जो गर्भवती है, उसको लड़का होगा या लड़की होगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम कहते हैं कि आपको लड़का होगा और 100 स्त्रियों को कहेंगे तो हो सकता है कि 50 स्त्रियों को लड़का होगा, 50 स्त्रियों को लड़की होगी। और भी आसानी से बात यह कह दूं, हमने 100 सवाल टिक मार करने, हाँ या नहीं, यस या नो टिक मार करने हैं, और मुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता है, और मैंने सारे के सारे सवाल हाँ टिक मार्क किए, तो हो सकता है कि मुझे 30% मार्क मिले, 40% मार्क्स मिले, 50% मिले, 60% मिले, 70% तक मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि लॉ प्रोबेबिलिटी 100 में 30 से लेकर 70 तक फ्लक्चुएट होती है। जैसा मुझे एक भी सवाल का जवाब मालूम नहीं है, वैसे ज्योतिष को हमारे और आपके जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पत्रिका के आधार पर भी कुछ भी पता नहीं होता है। वो केवल प्रोबेबल चीजें हमारे और आपके जीवन के बारे में कहते हैं, और उसमें से कुछ चीजें सच निकलती है। 30% से लेकर 70% तक चीजें सच निकलती है। और उसमें भी मेरा खुद का अभ्यास रहा है कि आप कुंडली देखकर लोगों का भविष्य बताने के बजाय, या फिर हाथ पकड़कर लोगों का भविष्य बताने के बजाय, उसका चेहरा देखकर अगर आप भविष्य बताएंगे, चेहरे के हाव भाव पढ़ते पढ़ते बोलते जाएंगे, तो बहुत अच्छे ढंग से अपना भविष्य कथन आप विकसित कर सकते हो, क्योंकि आम इंसान का चेहरा बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्लूज दे देता है। जैसा आपने कहा कि हाथ पकड़कर बातें कहते थे, तो मैं भी यही करता था कि जब भी किसी लड़की का भविष्य कथन कहना है, वो दिखने को अच्छी है, तो हमारे जमाने में तो लड़के लड़के आपस में इजीली बात नहीं करते थे, और अच्छी लड़की के पीछे तो लड़के लगते ही थे। तो मैं हमेशा कहता था कि तुम्हारे पीछे बहुत लड़के लगते हैं, उसकी तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन एक लड़का वो तुम्हारे पीछे जो लगता है तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें वो पसंद है। अब उसके चेहरे पर से ध्यान में आता था, उसका चेहरा अगर एकदम ऐसा हो गया, समझ लेना कि ऐसी कोई बात नहीं, खुल गया तो समझ लेना कि ऐसी बात हो रही है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि हर चीज के बारे में चेहरा देखकर ज्यादा करेक्टली भविष्य कथन किया जा सकता है। तो ये लॉ प्रोबेबिलिटी, ये सभी ज्योतिषी जो गांव गांव घूमने वाले होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। इन लोगों से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। और महाराष्ट्र में जो कानून बन रहा था, इसमें नंदी बैल वाले भी होते हैं, ज्योतिषी भी होते हैं, जो जोशी कहते हैं वो भी होते हैं, गांव गांव घूमने वाले अलग अलग नाम इनके होते हैं। तो इन लोगों के साथ में मेरे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। तो ये किस ढंग से, अब आप दूसरा जो सवाल पूछा ना,
तो ये ज्योतिषियों के मुझे हमेशा फोन आते थे, क्या मानो साहब इतनी बार आपसे मिले तो भी आपने कानून में हमको खींच लिया। मतलब नहीं, ज्योतिषियों को तो कानून में नहीं खींचा है। आप कहो ना, कुछ भी ज्योतिष कथन कहो, आपको जो करना है बोलो। आप किसी स्त्री को जाकर कहो कि भाई तू आप देश की प्रधानमंत्री बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी व्यक्ति को कहो कि आप अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भारतीय व्यक्ति को कहा तो। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपके जीवन में आगे चलकर दिक्कतें आने वाली है और आपने ये नहीं किया तो आपको मृत्यु योग है, तो फिर आपको जेल हो सकती है, क्योंकि मेरे कानून में उस ढंग का। तब वो बोलते थे, सर सबको अगर अच्छा अच्छा बोलेंगे तो कौन लोग हमको पैसे देगा? जब तक हम डर नहीं बताएंगे तब तक कैसे हमको पैसे प्राप्त होगा? अब यहां हम विज्ञान की बात को समझेंगे। अगर ग्रह गोल स्थिति के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है तो ग्रह गोलों की स्थिति तो बदलती नहीं, क्योंकि वो तो कायम है। आप 50,000 साल का भी हिसाब लगा सकते हो, 1,00,000 साल का भी हिसाब लगा सकते हो, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। उसमें अगर परिवर्तन होने वाला नहीं तो ये ग्रह शांति कैसे हो सकती है? भाई ग्रह गोल स्थिति तो बदलने वाली नहीं, आपका जन्म समय बदलने वाला नहीं है, आपकी जन्म की तिथि बदलने वाली नहीं है, इसलिए आपकी राशि नहीं बदल सकती। अगर आपकी राशि भी नहीं बदल सकती, ग्रह गोलों की स्थिति भी वैसे ही कायम रहने वाली है, क्योंकि वो पहले से तय है, तो आपका भविष्य भी तो तय हो गया ना, उसमें तो कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। और आप कहते हो कि ग्रह शांति करने के बाद में आपका भविष्य बदलेगा, आपके जीवन में आने वाली आपत्ति होगी वो रुक जाएगी, या फिर आपके जीवन में कुछ बुरी चीज घटने वाली होगी वो रुक जाएगी और उसके बजाय अच्छी चीज घटेगी। ये कैसे संभव है? हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े ज्योतिषी है जिनका एक बड़ा पंचांग है, काल निर्णय जिसे कहा जाता है। उनके एक मीटिंग में मैं गया था। हालांकि मेरे एक मित्र को, विज्ञान का शिक्षक था, उसको प्राइज मिलने वाला था, इसलिए उसके साथ में मैं चला गया था। और फिर वो विज्ञान का शिक्षक था, उसने सवाल उठाए क्योंकि उनका भाषण चल रहा था। जयंत साळगावकर उनका नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है भारत में। काल निर्णय बड़े पैमाने पर बेचा जाता है, बहुत लोगों के घर में होता है, करोड़ों लोगों के घर में होता है। तो जयंत साळगावकर जी से यह सवाल पूछा गया कि भाई ये ग्रह शांति जो आप कर रहे हो, आप बात कर रहे थे, ये ग्रह शांति कैसे हो सकती है? उनके ध्यान में आया कि ये कोई तो भी गलत सवाल पूछा जा रहा है, तो उसने उसका नाम पूछा। फिर मैंने सवाल पूछा तो मेरा नाम पूछा, मेरा नाम बताने के बाद में जो होना था वो हो गया आगे का। लेकिन वो इतना अंदर से हिल गए थे क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे थे कि अगर ग्रह गोलों की स्थिति आपकी कायम है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो ग्रह शांति कैसे हो सकती? यानी ग्रह कितने दूर है इसकी भी जानकारी इन लोगों को नहीं है। यहां आप लेकर एक यज्ञ कर रहे हो छोटा सा, और ये यज्ञ करने के कारण या फिर किसी को तेल चढ़ाने के कारण ग्रहों की स्थिति में फर्क पड़ने वाला है, या फिर उनके कोप भाजन जो आप होने वाले थे वो रुकने वाला है। कैसे संभव है? ग्रहों का अंतर कितना ज्यादा है। तो इसलिए कहने का मतलब ऐसा है कि अगर सही माने में इस पर विश्वास भी रखा जाए तो ग्रहों की शांति संभव नहीं है। अभी आपने हाथ में खड़ा लगा और इसलिए राहु केतु का कोप कम होगा, शनि का कोप कम होगा। अब शनि कितना दूर है, उसका आकार कितना बड़ा है, उसमें कितनी पृथ्वी समाई जाती है, इतना बड़ा आकार है, और वहां से आपकी तरफ वो देख रहा है, और एक छोटा सा आप एक रत्न लगा लेते हो यहाँ पे अंगूठी में, और उस कारण उसका कोप भाजन रुक जाता है। अब इसमें कोई मतलब है? या फिर शनि को तृप्त करने के लिए तेल चढ़ाते हैं। अब शनि का आकार इतना बड़ा है कि पूरे पृथ्वी का तेल भी डाले तो भी उसको चढ़ाया नहीं जा सकता है, इतना बड़ा यानी शनि का आकार है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये सभी ढकोसले हैं, केवल अपना पेट पालने के लिए निर्माण किया गया एक उद्योग है। इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, बहुत महत्व की बात है। पूरे दुनिया में अलग अलग चीजों के लिए साइंटिस्ट ने कुछ अपना मत प्रदर्शित करना चाहिए इसलिए प्रयास हुए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन एक बारे में सफल हुए। 1975 की बात है। द ह्यूमैनिस्ट नाम की एक पत्रिका में 186 साइंटिस्ट का एक ज्ञापन छपकर आया। इसमें जो लोग थे वो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, 186।
इसमें 19 नोबेल प्राइज प्राप्त साइंटिस्ट थे। उसमें भारत के केवल एक साइंटिस्ट का नाम है सी चंद्रशेखर। इन्होंने क्या लिखा कि ग्रह गोलों का मानवीय जीवन पर कोई भी परिणाम नहीं होता है। यानी जितने ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी का छोड़कर बाकी के जो ग्रह है उनका कोई भी मानवीय जीवन पर परिणाम नहीं होता है। जो भी परिणाम होता है सब पर समान होता है और वो बहुत निग्लिजिबल होता है। अभी कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसा, यानी जैसे कि वेव एंड टाइड आती है ना, समुद्र की लहरें में बढ़ाव आता है, टाइड भी आती है, वेव भी आती है, ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा आता है तो आपके घर में ज्वार भाटा आता है कि नहीं? आप देखिए, एक बड़े से बड़े आपका घर का बर्तन लीजिए, उसमें पूरा पानी डाल दीजिए, बिल्कुल ब्रिम तक पानी भर दीजिए, एक भी बूंद ज्यादा डाल नहीं सकते, ऐसी स्थिति कीजिए और देखिए अमावस्या का क्या परिणाम होता है, पूर्णिमा का क्या परिणाम होता है। आप देखिए कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ये समुंदर जो है 2/3 है, ये 2/3 समुंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए उसमें कुछ मीटर के ज्वार भाटा, कुछ मीटर का ज्वार भाटा आता है। ये जो हमारे दिमाग में जितना पानी होता है वो इतना छोटा होता है कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया तो भी हमको कभी पता नहीं चलेगा। और इसके बारे में तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है ना कि आपके दिमाग के पानी पर असर होता है, मेरे भी दिमाग के पानी पर असर होता है, हर एक के दिमाग के पानी पर असर होता है। हम सभी लोग अगर 1% पागल हो जाए तो कौन पहचानेगा कि हम 1% पागल हो गए, या फिर 1% हम शहाणे हुए हैं? कौन पहचान पाएगा? कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि जब एक जगह रहेगा तो दूसरे को पहचान पाएगा। सब पर समान परिणाम होगा तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी परिणाम होते हैं सब पर समान होते हैं और वो निग्लिजिबल परिणाम होते हैं, इसलिए ये परिणाम नहीं होते ऐसा माना जाता है। परिणाम 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक रेस का परिणाम होता है, तो रेस का तो परिणाम होता नहीं, हम जानते हैं, नहीं तो हम जिंदा ही नहीं बचते। दूसरा परिणाम होता है, वो होता है चुंबकीय परिणाम, मैग्नेटिज्म का परिणाम। पृथ्वी का मैग्नेटिज्म इतना ज्यादा सशक्त है कि उसकी तुलना में ग्रहों का कोई भी चुंबकीय परिणाम हम तक पहुंचता नहीं। ग्रेविटी का परिणाम सबसे बड़ा है बृहस्पति, गुरु, जुपिटर। ये जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, उसका हम पर कितना परिणाम होता है? जयंत सालगांवकर बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर है, वे कहते हैं कि हम उठते हैं और बैठते हैं, इसमें जितनी ग्रेविटी का फर्क महसूस हम करते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा परिणाम हो सकता है, यानी हम महसूस ही नहीं कर सकते परिणाम। तो ग्रेविटी का भी परिणाम नहीं होता है, किरणों का भी परिणाम नहीं होता है, चुंबकीय भी परिणाम नहीं होता है, ग्रहों का हम पर परिणाम नहीं होता है। उसके आधार पर जो भविष्य कथन किया जाता है इसको कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि पहले से हमारा भविष्य तय है ऐसा मानना, यह मानव जाति के लिए बहुत ही घातक चीज है। और चौथी बात उन्होंने कही है कि ये जो भविष्य कथन करने वाले लोग हैं उनको चार्लटन्स कहा है, उनको ठग कहा है। ये ठगों से आम इंसान ने अपने आप को बचाना चाहिए। ये इस ढंग का एक पत्रक, एक ज्ञापन साइंटिस्ट ने दिया है, 1975 की बात है। आज तक ये विषय साइंस में सिखाया नहीं जाता है, लेकिन साइंस का एस्ट्रोनॉमी हिस्सा है, वो पहला साइंस है। आपको फिजिक्स के शाखा कर उसको सीखने का अवसर मिलता है। एस्ट्रोलॉजी स्वतंत्र विषय होता है, एस्ट्रोनॉमी स्वतंत्र विषय होता है सीखने के लिए, या फिर फिजिक्स का हिस्सा होता है, एस्ट्रोफिजिक्स कर यह विषय होता है। लेकिन कोई भी एस्ट्रोलॉजी नामक विषय साइंस के साथ में सिखाया नहीं जाता है। इसमें जो साइंस का हिस्सा था वो निकाल दिया है और बचा हुआ जो कचरा है वो एस्ट्रोलॉजी है। ये मैं जाहिर तरीके से कहता हूं, 41 सालों से कहते आया हूं। आज तक कोई भी ज्योतिषी ये सिद्ध करने के लिए आगे नहीं आता है, क्योंकि वो कभी भी लॉ प्रोबेबिलिटी के आगे सच नहीं ठहर सकता है। और उसके लिए अभ्यास कर बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप टिक्कम टोले वैसे भी लगाओ तो भी आपका भविष्य कथन में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। मैं अब समय हो गया, मैं इसको समाप्त करने से पहले एक इस पे एक छोटा सा व्यंग है कि एक व्यक्ति गया, पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा शनि बड़ा खराब है और उसके लिए
उसको शांति करने के लिए 5,000 रुपए लगेंगे। उससे 5,000 नहीं है, फिर वो करते करते 1,000 आया, 100 रुपए आया, फिर 50 रुपए आया, फिर 5 रुपए आया, उसने 5 रुपए दे दो। तो उसने कहा जॉब तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ लेगा जब तुम्हारे पास 5 रुपया भी नहीं है। हालांकि ये बड़ी गंभीर बात उसने कही थी। उसी तरह से मोटी बात जो समझ में आती है कि जो ग्रह है, जो चाल है, जो अच्छा बुरा है, वो अपने हिसाब से चलेगा, उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। कोरोना आएगा तो हम सब लोग उससे प्रभावित होंगे। कोई हमारे ग्रह की वजह से कोई कम प्रभावित हो, कोई ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है श्याम जी कि मूल रूप से वातावरण के साथ जो हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़, उसी को शायद कभी दैवी आपदा हम लोग बोलने लगते हैं, लेकिन ये हम लोग खुद ही इसको बुलाते हैं। इस विषय पे किसी और दिन आपसे चाहोगे, हर दिन सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद सर।